हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हम जो है केबीएस पीआरटी का पेपर कर रहे थे, मैथ्स वाला, जो 2023 में हुआ था। तो उसके हमने 10 क्वेश्चन कल कर लिए थे, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आपको ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप या तो वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो हमने देखिए ये जो है 10 क्वेश्चन तक तो कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये क्लासेस मेरा जो है रिकॉर्डेड देने के, जो मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, मतलब लाइव नहीं बता रहा। उसका रीज़न ये है कि रिकॉर्डेड अगर आप जो है वीडियो देखोगे, मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा तो आपका जो है समय जो है थोड़ा बचेगा, है ना। जब लाइव क्लास होती है तो थोड़ी बात इधर उधर की हो जाती है, जिससे कि हमारा कम मतलब कम क्वेश्चन हो पाते हैं ज़्यादा समय में। और जब रिकॉर्ड कर कर मैं आपको वीडियो दूंगा तो बस काम की बातें ही रहेंगी, सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। इधर उधर का आपका जो है टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे सामने। इन अ स्क्वायर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज आर। एक वर्ग में समरूपता की रेखाओं की संख्या होती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्क्वायर बना लेंगे एक वर्ग, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। तो ये एक वर्ग है, इसमें बताना है समरूपता की रेखाओं की संख्या। तो देखिए ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है। तो ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें 4 है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो सिमेट्री जो लाइंस है उनकी संख्या, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुकन्या बोट 6 पेयर्स ऑफ कैनवास शूज। सी ऑल्सो परचेज ट्रेसिंग पेपर, स्प्रे पेंट्स, कलर फैब्रिक, पेन्स etc फॉर रुपीज 490। सी डेकोरेटेड कैनवास शूज विद अबव एंड सोल्ड देम एट रुपीज 630 पर पेयर। इफ सी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 878, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कैनवास पेयर ऑफ शूज वॉज। ठीक है। तो यहाँ पर सुकन्या ने क्या किया है भाई, 6 जोड़ी जूते खरीदे। ठीक है, कितने रुपए में, तो हमें ये नहीं पता कितने रुपए में खरीदे हैं। 6 जोड़ी जूते खरीदे हैं और उसके साथ साथ उसने कुछ डेकोरेशन का सामान भी खरीदा है। और उस पर कितने रुपए खर्च करे हैं उसने, 690 रुपए। तो 690 रुपए का उसने कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदा है। और इस डेकोरेशन के सामान से उन 6 जोड़ी जूतों को डेकोरेट किया। डेकोरेट करने के बाद उन जो है शूज को उसने बेच दिया। और प्रत्येक जोड़ी को कितने रुपए में बेचा है, 630 रुपए पर पेयर के हिसाब से उसने शूज को बेचा है, 6 जोड़ी जूतों को। ठीक है। तो हमें यह बताना है कि भाई उसका जो पर पेयर जो शूज था उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना था। अगर 6 जोड़ी जूतों को बेचने पर 878 रुपए का टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात, सॉरी सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य की, कुल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, एक जोड़ी का विक्रय मूल्य है 630 रुपए। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक जोड़ी का कितना है, 630 रुपए, है ना। तो टोटल शूज उसने कितने बेचे हैं, 6 जोड़ी। तो 6 का कितना होगा, तो गुणा 6, कितना आ जाएगा, 0, 6 18, 6 36 और 1 37। 3780 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस आ गया किसका, 6 जोड़ी शूज का। क्लियर है। अब उसने देखिए 490 रुपए जो डेकोरेशन का उसने सामान खरीदा था उस पर खर्च किए थे, प्लस 878 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है टोटल। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 490 प्लस ये हो जाएगा 878। दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 8 9 7 16, 8 4 12 और 1 13, 1368 रुपए ये आ गए। जिसमें 490 रुपए उसने खर्च किए थे डेकोरेशन पर और 878 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ था। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल विक्रय मूल्य 3780 रुपए में से मैं ये जो उसने खर्च किए हैं प्लस जो उसको प्रॉफिट था ये माइनस कर दूं टोटल अमाउंट, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, 6 जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। तो इसमें से मैं 1368 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 10 में से 8 2, 7 में से 6 1, और यहाँ पर 7 में से 3 4, 3 में से 1 2। तो 2412 रुपए, ये 2412 रुपए क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस किसका, 6 जोड़ी शूज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2412 रुपए। मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कैनवास पेयर ऑफ शूज बॉस। कैनवास के एक जोड़ी कैनवास के जूते की कीमत क्या थी? एक जोड़ी का कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये है टोटल 6 जोड़ी का, मुझे सिर्फ एक जोड़ी का चाहिए। तो अगर एक जोड़ी का चाहिए तो मैं इसको 6 से भाग कर दूंगा क्योंकि ये 6 का है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 402 रुपये। ठीक है, 402 रुपये एक जोड़ी कैनवास शूज की कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 236, इट्स क्वोटिएंट इज 412 एंड रिमाइंडर इज 18, देन नंबर इज। अगर किसी संख्या को 236 से भाग किया जाता है तो उसका जो भागफल है वो क्या आता है? 412 और शेषफल आता है 18। तो हमें वो संख्या फाइंड आउट करनी है, वो नंबर क्या है? तो भाई एक बात सुनिए, मान लीजिए कोई संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है वो x है ना? मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। मान लो जिस संख्या की बात हो रही है डिवाइड करने की, वो संख्या क्या है? x। अब x को, उस संख्या को अगर 236 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 412। और जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है? 18 बचता है। तो हमें क्या बताना है? वो संख्या बतानी है, जो ये x है ये हमें बतानी है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 236 की 412 से गुणा करो, प्लस क्या कर दो? 18, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप 236 की 412 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से तो काम चलेगा नहीं। देखिए सभी में यूनिट डिजिट, मुझको 000 दिख रही है, तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा। और क्या कर सकते हैं हम? तो 9 5 4 9, ठीक है, 8 4 12, 8 20, 9 29, यहाँ पर बचेगा 2 डिजिटल सम। और अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम देखूँ तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर डिजिटल सम देखूँ तो यहाँ पर बचेगा 5। डिजिटल सम से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि 2 में डिजिटल सम सेम आ रहा है, तो डिजिटल सम से भी काम नहीं चलेगा। और 6 3 9 और 4 2 6 और 1 7, हमारा यहाँ पर काम नहीं चलेगा डिविजिबिलिटी से भी। तो मुझे इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं बचता है ना, इसको मुझे सोल्व भी करना पड़ेगा। ये वाली बात आप समझ गए ना कि ये कैसे आएगा? 236 की 412 से हमें क्यों गुणा करनी है? आप एक बात समझो, मैं एक छोटा नंबर लेकर आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये है 11। 11 को मुझे 2 से भाग करना है ना? तो जब आप 11 को 2 से भाग करोगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो ये आया रिमाइंडर, ये आया क्या हमारे पास? भागफल। और ये जो संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं, और ये जो संख्या जिसको हम भाग कर रहे हैं, इसी प्रकार से है हमारे पास। देखिए 2 दे रखा है जिससे हमें भाग करनी है, हमारे पास भागफल भी है 412, ये 5, और हमारे पास शेषफल भी है 18। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये 11, जो ये x है ये नंबर चाहिए। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये नंबर कैसे बनेगा भाई? आप 2 की 5 से गुणा करो, तो 2 की 5 से गुणा करोगे कितना मिलेगा? 10, प्लस उसमें एक रिमाइंडर जोड़ दोगे तो ये क्या मिल जाएगा? 11, ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो सेम काम हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, 236 की आप 412 से गुणा करो, प्लस 18 कर दो, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए और कोई तरीका नहीं बचता, ना तो यहाँ पर डिजिटल सम लग रहा है, ना यहाँ पर यूनिट डिजिट से हम कर पा रहे हैं, ना डिविजिबिलिटी से। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 236 को आप जो है 412 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 से करेंगे तो 6 3 2, यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 छंग 24, 4 तिया 12 2 14, और 4 दूनी 8 और 1 9। ये आया 2 7 6 13, और 4 4 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कितना आया? 97,232। 97,232 आ गया 236 की 412 से मल्टीप्लाई करके। अब मुझे इसमें क्या करना है? प्लस 18 करना है। तो जब मैं इसमें प्लस 18 करूंगा तो 8 2 10, और 3 और 1 4 और 1 5, और ये 972। ठीक है, ये आ जाएगा 97,250। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट से काम चल रहा होता तब मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, तब तो बहुत आसानी से हमारी कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 14 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर टॉलर देन 1.2 मीटर, देन नंबर ऑफ शॉर्टर हाइट्स स्टूडेंट्स आर। ठीक है, तो ये एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें क्या है भाई? 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है? उनकी हाइट है 1.2 मीटर से ज़्यादा। जो
40 स्टूडेंट्स में से 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है 1.2 मीटर से ज़्यादा। हमें क्या बताने हैं? जिनकी 1.2 मीटर से कम हो, है ना? कम हाइट वाले जो है स्टूडेंट्स बताने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स थे 40, 40 में से 60% तो हैं ज़्यादा वाले, तो 40% क्या होंगे? 40% होंगे कम वाले। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? 40 का 40% निकालना है। तो 40 का 40% हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 16 हैं। हमारा ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पर द पेट्रोल टैंक ऑफ अ कार होल्ड्स 54 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन अ ट्रिप 18 लीटर 345 ml पेट्रोल was used while going and 16 लीटर 10 ml while returning। ठीक है, पेट्रोल लेफ्ट इन द कार इज। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक पेट्रोल टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है टोटल कितनी है? 54 लीटर है। 54 लीटर का पेट्रोल कार का जो है पेट्रोल टैंक है 54 लीटर का। ठीक है, एक ट्रिप पर जाते हैं तो क्या होता है? 18 लीटर 345 ml पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है जाने में, और लौटते समय 16 लीटर और 10 मिलीलीटर पेट्रोल लग जाता है। तो कार में बचा हुआ पेट्रोल कितना है ये हमें बताना है। जाने में लगा इतना पेट्रोल, आने में लगा इतना पेट्रोल, और टोटल पेट्रोल था कार में 54 लीटर। तो हमें ये बताना है कि अब कार में कितना पेट्रोल शेष रह गया। तो ये क्वेश्चन जोड़ घटा का है, और कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर आपको प्लस माइनस करना है ना। तो भाई 18 लीटर और 345 ml तो जाने में लगा, 16 लीटर और कितना? 10 ml, तो ये हो जाएगा 10 ml हमको आने में लगा पेट्रोल। तो टोटल पेट्रोल मेरा खर्च कितना हुआ? तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 3, और ये हो जाएगा 8 6 14, 2 और 1 3, 34.355 34 लीटर और 355 ml तो मेरा पेट्रोल हो चुका है खर्च आने और जाने में। टोटल पेट्रोल था 54 लीटर। तो अगर आप 54 लीटर में से 34.355 ml माइनस कर दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब भाई 355 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 355 मतलब यहाँ पर एक पूरा एक यूनिट रहा होगा, 355 प्लस 645 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 645 प्लस 355 क्या आ जाएगा? पूरा 1 लीटर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है सी ऑप्शन को करेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, समझ गए ना इस वाली बात को? 355 ml माइनस करना है, तो यहाँ से हमने एक जो है इधर लिया होगा 1 लीटर। 1 लीटर आप मान लो कि ये 54 लीटर ना होकर ये 53 लीटर है, और 1 लीटर में क्या होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो 1000 ml में से जब आप 355 ml माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 645 ml बचेगा। ठीक है, आप इसको देखिए ऐसे मान लो, ये 54 लीटर था टोटल हमारे पास जो शुरू में पेट्रोल था, तो मैं इस 54 लीटर को मान लेता हूँ 53 लीटर प्लस 1 लीटर। ठीक है, ऐसे मैंने इसको मान लिया। तो ये 53 लीटर में से तो आप क्या माइनस करो? ये 34 लीटर। तो 53 लीटर में से 34 लीटर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 13 में से 4 माइनस करोगे 9, और यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करोगे 1, तो ये 19 लीटर तो ये बचा। प्लस जो ये 1 लीटर था, 1 लीटर में ml कितने होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब इस 1000 ml में से ये 355 ml को माइनस करोगे तो बचेंगे कितने? 645 ml बच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 19 लीटर 645 ml पेट्रोल अभी भी गाड़ी में शेष बचा है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस बात को? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आशा इज 2 kg 20 ग्राम हैवियर देन आभा हु weights 46 kg 40 gram. If Kavita weight is 4 kg 440 gram less than Asa, then her weight is। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन वाला ये क्वेश्चन है। आशा आभा से 2 किलोग्राम, तो ये हो गई भाई आशा, ये हो गई आभा। ठीक है, तो आशा जो है आभा से 2 किलोग्राम और 20 ग्राम ज्यादा है। जो ये आशा है आभा से 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 20 ग्राम ज्यादा है, जिसका वजन 46 किलोग्राम और 40 ग्राम है। तो आशा आभा से, तो ये आभा की बात हो रही है।
है ना, आभा से कंपैरिजन कर रहे हैं। आशा जो है आभा से 2 किलोग्राम 20 ग्राम ज़्यादा भारी है, जिसका वजन, तो जिसका किसका वजन, आभा का, तो आभा का वजन कितना है 46.40, 46 किलो 40 ग्राम। और जो ये आशा है आभा से 2 किलोग्राम और 20 ग्राम ज़्यादा भारी है, तो जो आशा का वजन होगा इससे 2.20 ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 48.60 किलोग्राम किसका हो जाएगा, आशा का वजन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर कविता का वजन आशा से 4 किलोग्राम 440 ग्राम कम है तो उसका, तो अब ये बात आई कविता की, है ना, तो कविता जो है आशा आशा है ये, इससे 4 किलो 440 ग्राम कम है, तो इसमें से अगर आप 4.440 माइनस करोगे तो हमें बताना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कविता का वजन आ जाएगा। तो आप इसमें से जो है इसको माइनस कर दो, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये 0, और यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पर 4, तो 44.160, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर कंपैरिजन का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में दे दिया। देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें ये जो मिसिंग नंबर है ये बताना है, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 7 3 2, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे और आपको कुछ छोटे नंबर दिखाई दें और एक बड़ा नंबर दिखाई दे, तो कोशिश किया करो कि छोटे नंबर को मिलाकर बड़ा नंबर बनाने की। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 7 और यहाँ पर है 169, तो चांसेस हैं कि 1 2 3 7 से मिलाकर 169 बना होगा। अब ये कैसे बन सकता है, तो भाई 1 + 7 8 3 11 और 2 13, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 169 121, ये आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। ये जो 169 है किसका, 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 121 किसका, 11 का स्क्वायर दिख रहा है। तो भाई 13 यहाँ पर कैसे बन सकता है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 7 और 1 8 2 10 3 13, ऐसे ही 11 यहाँ पर कैसे बन सकता है, तो 3 और 1 4 2 6 5 11, सबको जोड़कर उसका स्क्वायर कर दो। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, तो 5 + 4 9 और 1 10 6 16, तो 16 आ गया, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256, तो 256 हमको कहाँ पर दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर इज ₹5280, साइड ऑफ स्क्वायर इन मीटर इज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है स्क्वायर फील्ड की। एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च 110 रुपये प्रति मीटर की दर से 5280 रुपये है, तो वर्ग की भुजा बतानी है, साइड बतानी है, ठीक है। तो भाई टोटल खर्चा कितना हुआ 5280 रुपये, ये टोटल खर्चा हुआ। अब 1 मीटर पर जो बाड़ लगाने का खर्चा वो कितना है 110, ठीक है। और जो ये आपका एक स्क्वायर फील्ड होता है, इसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, टोटल जो बाउंड्री है, जो बाड़ लगाई जाती है टोटल बाउंड्री पर लगाई जाती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। तो एक भुजा की अगर लंबाई x है तो चार भुजा की लंबाई क्या होगी 4x होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है बाड़ लगाने का खर्च 110 रुपये प्रति मीटर की दर से है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 का निकाल लूँ, 1 मीटर का इतना है और 4 का कितना हो जाएगा, तो 110 गुणा 4, ठीक है। तो या फिर आप इसको ऐसे करो, यहाँ पर टोटल खर्च है हमारा 5280 रुपये, चारों तरफ बाड़ लगाने का टोटल खर्च, और 1 मीटर पर जो है बाड़ लगाने का खर्च कितना है 110 रुपये प्रति मीटर। तो आप इसको अगर 110 से भाग कर दोगे तो आपको इसका पैरामीटर पता चल जाएगा। जो ये वर्गाकार आपका खेत है उसकी चारों भुजाओं की जो है लंबाई आपको पता चल जाएगी, ठीक है। टोटल कितना हमें एरिया पर जो है, सॉरी एरिया पर नहीं, टोटल जो ये आपकी ये भुजाएं हैं, टोटल जो ये साइड है इसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको भाग कर दो 110 से, तो जब हम इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0, 11 से ये 4 बार 44, यहाँ पर बचेगा कितना 8 11 8 88, तो ये कितना आ गया 48 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है बराबर, तो ये चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ है। अगर मुझे एक भुजा का जो है एक साइड को निकालना है तो मुझे इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 मीटर। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 12 मीटर आ गई, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस बात को, तो ये एक हमारा वर्ग था,
इसकी देखिए जो है चारों तरफ बाड़ लगाने का, ये वर्गाकार खेत था, चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च था टोटल 5,280 रुपये था, और 1 मीटर का जो खर्च है वो 110 रुपये है। तो टोटल खर्च को अगर मैं 1 मीटर के खर्च से भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ है कितनी। तो मैंने इसको 110 से भाग किया तो ये टोटल लेंथ आई यहाँ से लेके यहाँ तक 48 मीटर। अब मुझे पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये 4 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो 4 से भाग कर दोगे तो आपको एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगी 12 मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टेंजेंट वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। बी लेफ्ट अ पॉइंट and reached a point 30 kilometer upstream and are back at the starting point at 6 p.m. When did we start the journey? ठीक है, हमें बताना है कि हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी वो किस समय करी थी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये है भाई x। x क्या है? x है नाव सॉरी बोट की स्पीड, नाव की जो स्पीड है वो हमने मान लिया x, वो कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाई किसको मान लिया? बाई हमने मान लिया है जो हमारी नदी है उसकी धार की जो स्पीड है उसको, नदी की स्पीड को मान लिया हमने बाई कितनी है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम भाई कहीं कितनी दूर जा रहे हैं, एक जगह से निकलते हैं और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं। तो टोटल हम जो दूरी कवर करते हैं वो कितनी करते हैं? 30 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया और टोटल 30 किलोमीटर की दूरी कवर करी। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ वापस आ गए और शाम के हमें 6 बज गए। हमने बताना है कि हमने जो ये स्टार्ट की थी अपनी जर्नी वो किस समय स्टार्ट की थी। तो जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं, तो अप स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ? जो हमारी नदी है उसकी विपरीत दिशा में जब हम जाते हैं, तो जब हम जाते हैं अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है? जब हम नदी की धारा की दिशा में चलते हैं। तो अगर नदी की दिशा में चल रहे हैं अप स्ट्रीम और नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, सॉरी, अगर हम नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब होता है अप स्ट्रीम, और अगर हम नदी की दिशा में ही चल रहे हैं तब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो जब हम अप स्ट्रीम पर जाते हैं 30 किलोमीटर पहुंचते हैं, तो देखिए जब हम नदी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? नाव की गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी नाव को जाने से रोकेगी। देखिए मान लो नदी बह रही है ऐसे और नाव चल रही है ऐसे, तो भाई नदी जो है नाव के बहाव को रोकेगी। तो जो हमारा टोटल जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर है नाव की, 6 किलोमीटर है किसकी? नदी की। तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जब हम नदी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और जब हम नदी की दिशा में ही चलेंगे तो नदी की दिशा में क्या होगा? नदी की स्पीड भी जो है नाव की स्पीड को जो है मतलब उसको सहारा देगी और तेजी से नाव को आगे चलने के लिए। तब उनकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो 9 + 6 15, तब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। जब नदी की विपरीत दिशा में हम चल रहे होंगे तो जो नाव है वो धीरे चलेगी, और जब हम जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव भी चलाएंगे तो नाव हमारी तेज चलेगी। तो जब विपरीत दिशा में जाते हैं तब लेते हैं हम डिफरेंस, और जब हम एक ही दिशा में जाते हैं तब लेते हैं हम करते हैं उन दोनों की स्पीड को प्लस। ठीक है, तो टोटल ये जो दूरी है वो कितनी है? 30 किलोमीटर। तो जब हम नदी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब है स्पीड मेरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करने में मुझको कितना समय लग जाएगा? तो मुझे समय लगेगा 10 घंटे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ वापस आता हूँ तो दूरी तो अब भी 30 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड अब कितनी हो चुकी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे तो यहाँ पर लगे प्लस 2 घंटे वापस आने में लगे, तो टोटल समय मुझे कितना लग गया? 12 घंटे लग गए टोटल समय। कुल समय मुझको कितना लग गया? 12 घंटे लग गए। अब मैं जो अपनी मेरी जो शाम को मैं पहुंचा था यहाँ पर वापस, शाम के 6 बजे पहुंचा था। तो मैंने जो अपनी यात्रा है वो प्रारंभ कब करी होगी? सुबह के 6 बजे, क्योंकि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कितने घंटे का समय होता है? 12 घंटे का समय होता है। इसलिए मैंने जो अपनी यात्रा शुरू करी थी वो सुबह के 6 बजे करी थी। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप इस वाली बात को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
तो ये क्वेश्चन है, देखिए 4 किलोग्राम 7 हेक्टाग्राम 3 डेकाग्राम और 9 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं, 1 हेक्टाग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा सभी को ग्राम में। हम इसको सबसे छोटे यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले आता है किलो, फिर आता है हेक्टा, फिर आता है डेका और सबसे लास्ट में आता है ग्राम। किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम, उसके बाद है हेक्टाग्राम, उसके बाद है डेकाग्राम और उसके बाद है ग्राम, सबसे छोटी यूनिट ग्राम। तो 1 केजी में कितने हेक्टाग्राम होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 10 हेक्टाग्राम, ठीक है। 1 हेक्टाग्राम में कितने जो है डेकाग्राम होते हैं? तो यहाँ पर भी होते हैं 10 डेकाग्राम। और ऐसे ही 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 10 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम, 1 हेक्टाग्राम में 10 डेकाग्राम और 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। तो सबसे पहले ये ग्राम सबसे छोटी यूनिट है, सबसे पहले मैं इसको सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। ये बात सबको पता होगी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम तो ये हो गए। प्लस अब देखिए 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो यहाँ ये हो जाएंगे 100, है ना? तो 7 में कितने हो जाएंगे? 700। क्योंकि आप देखिए 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो इसीलिए 1 हेक्टाग्राम में कितने हो जाएंगे? 100 ग्राम हो जाएंगे। तो 1 हेक्टाग्राम में 100 ग्राम है, तो 7 हेक्टाग्राम में कितने हो जाएंगे? 700 ग्राम। ऐसे ही 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम है? तो 1 डेकाग्राम में होते हैं 10 ग्राम, तो इसलिए 3 डेकाग्राम में कितने हो जाएंगे? 30 ग्राम प्लस 9 ग्राम। तो टोटल ग्राम कितने हो गए? मैंने इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट किया तो टोटल कितने हो गए? 9, 3, 7, तो 4739 ग्राम टोटल। अब इसको 4739 ग्राम को मुझे 9 से गुणा भी करनी है, तो इसको अब हटा देते हैं। तो भाई 4739 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितना आएगा? 9 9 81, 8 9 3 27, 27 3 30 5 35, 3 9 7 63, 63 और 3 कितना आ गया? 66। और यहाँ पर बचा 6, 9 चौक 36, 4 40 और 2 42। कितना आ गया? ये इतने ग्राम आ गया, 42,651 ग्राम टोटल ये ग्राम आ गया। अब देखिए मुझे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो फिर किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम में दे रखे हैं। तो अब मुझे फिर से इन्हीं यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करो, तो इसको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो अगर मुझे यहाँ से ग्राम निकालने हो, किलोग्राम बनाना हो इसका, तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 42.651। तो 42 किलोग्राम पूरे पूरे निकल गए। तो सबसे पहले 42 केजी आ गया। और 42 केजी देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो ये 42 किलोग्राम आ गए। अब कितने बचे हैं मेरे पास? 651 ग्राम बचे हैं। अब 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। तो अब मैं इसको 100 से भाग करूंगा तो यहाँ पर कितने आ जाएगा? 6.51। तो कितना आ गया? 6 हेक्टाग्राम आ गया। उसके बाद एक यहाँ पर बचा है अब जब मेरे पास 51 ग्राम। एक जो है डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10। तो अब मैं इसको 10 से भाग करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5.1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 डेकाग्राम और लास्ट में बचेगा कितना? 1 ग्राम। तो टोटल कितना आ गया? 42 किलोग्राम, 6 हेक्टाग्राम, 5 डेकाग्राम और 1 ग्राम। और मेरा जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर मेरा पहले ही आ गया था 42 किलोग्राम से, लेकिन मैंने आपको ये पूरा बता दिया जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको इनकी ये यूनिट पता है तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉरी। ये केबीएस पीआरटी का हमारा पेपर था। इसके हमने रीजनिंग के पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, मैथ्स के पार्ट को भी हमने कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विद आंसर की। और
ऐसे ही हम जो है और भी जो हमारे अभी हाल-फिलहाल में पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। किसी का कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।